नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही की एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। आइए शुरू करते हैं। का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पर आधारित प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उनमें कोई लॉजिक लगा हुआ है। अगर उसी से हमें हमारा उत्तर मिलता है तो हम सबसे पहले नंबर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 1, इनके बीच 0, 1 से 3 मतलब +2, 3 से 4 मतलब +1, 4 से 5 मतलब +1, 5 से 9 मतलब +4, 7 से 9 मतलब -9 से 7 मतलब -2, 7 से 16 मतलब +9 और इसी प्रकार 16 से 9 मतलब -7। तो अगर हम देखें ये जो अंतर है ये एक पैटर्न पे नहीं है, सिमेट्री में नहीं है, 0 +2 +1 +1 +4 -2। तो हमें हमारा उत्तर दूसरे लॉजिक से या दूसरी ट्रिक से ढूंढना होगा। आइए कोशिश करते हैं वो लॉजिक या वो ट्रिक ढूंढने की। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें संख्याओं के बीच का अंतर देखना रहता है और दूसरा हमें ये देखना है कि संख्याओं के बीच जो अंतर है उसका क्वांटम क्या है, मतलब कि वो अंतर काफी ज्यादा बड़ा है या छोटा है। जैसे हम यहाँ पे देखें 1 और 1, 1 3 मतलब संख्याएं एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़ी या छोटी, बड़े अंतर से नहीं हो रही है, तो हमें प्लस या माइनस से ही हमारा उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें 1 और 1, 1 और 3 है, जब इस प्रकार की सीरीज हो तो हमें अल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा लेना चाहिए। अल्टरनेट सीरीज में क्या करते हैं, हम एक एक अंक छोड़ के कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 के बाद अगर 3 देखें, 3 के बाद एक अंक छोड़ के फिर दिया हुआ है 5, 5 के बाद एक अंक छोड़ के दिया हुआ है 7, 7 के बाद एक संख्या छोड़ के दिया हुआ है 9, 9 के बाद एक संख्या छोड़ के दिया हुआ है 11। तो ये फिर एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, मतलब ये सब विषम संख्याएं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं +2 हो रहा है। 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, 7 से 9 +2 और 9 से 11 +2। इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ी। अब दूसरी संख्या से शुरू करते हुए एक एक नंबर छोड़ के, एक एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो 1 से लेके 4 मतलब यहाँ पे दिया, यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, 3 का अंतर हुआ। 4 से लेके 9, यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, यहाँ 5 का अंतर हुआ। 9 से लेके 16 मतलब ये 7 का अंतर हुआ। 16 से लेके 25 मतलब ये 9 का अंतर हुआ। और इसी प्रकार 25 से लेके अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 का अंतर हो जाएगा। क्योंकि श्रृंखला कैसे बढ़ रही है, पहले से तीसरे, तीसरे से पांचवें, इस तरीके में +2 का अंतर था संख्याओं में, और फिर एक दूसरे से चौथे, चौथे से छठे, छठे से आठवें में +3 +5 +7 +9 इस तरीके का अंतर था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमको 36 मिलेगा और हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक दूसरा लॉजिक इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है 16, फिर दिया हुआ है 25। तो ये 1 1 का पूर्ण वर्ग है, 4 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 3 का पूर्ण वर्ग है, 16 4 का पूर्ण वर्ग है, 25 5 का पूर्ण वर्ग है। तो अब यहाँ पे 6 का पूर्ण वर्ग 36 आएगा। ये वाला लॉजिक भी यहाँ लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें एक सीरीज दी हुई है, अल्फाबेट के सीरीज दी हुई है, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला अल्फाबेट ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं अल्फाबेट से संबंधित, हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट लगानी चाहिए। प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में A B C से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं और हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू होती है। जैसे A से शुरू करते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1, B की होती है 2, C की होती है 3 और इसी प्रकार आगे हम बढ़ते रहते हैं इसी क्रम में।
अंत में x की 24, y की 25 और z की 26। इस तरीके से ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमको लगाना होता है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया है C F L, फिर दिया हुआ है E I K, फिर दिया हुआ है G L J, फिर दिया हुआ है I O I। इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं और कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। C की प्लेस वैल्यू होती है 3, F की प्लेस वैल्यू होती है 6 और L की प्लेस वैल्यू होती है 12। इसी प्रकार E की प्लेस वैल्यू है 5, I की है 9 और K की है 11। फिर हमें दिया हुआ है G की प्लेस वैल्यू होती है 7, L की प्लेस वैल्यू होती है 12 और J की प्लेस वैल्यू होती है 10, I की प्लेस वैल्यू है 9, O है 15 और I है 9। अब देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखें, अगर हम ऐसे देखें तो ये 3 से लेके हम 5 मतलब +2, 5 से लेके 7 मतलब +2 और 7 से लेके 9 मतलब +2। फिर यहाँ पे 6 से लेके 9 आए मतलब +3, 9 से लेके 12 मतलब +3, 12 से लेके 15 मतलब +3, फिर 12 से 11 मतलब -1, 11 से 10 मतलब -1 और 10 से 9 मतलब -1। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। प्रत्येक शुरू का लेटर +2 से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में अगर हम +2 कर दें तो 11 आ जाएगा। बीच वाला लेटर +3 से आगे बढ़ रहा है, तो 15 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। और आखिरी वाला लेटर -1 से बढ़ रहा है, तो 9 में से अगर हम 1 घटा दें तो 8 मिलेगा। इन प्लेस वैल्यूज पे आने वाले लेटर लिख लेते हैं हम। तो के 11 पे K आता है तो यहाँ पे आ जाएगा K, 18 पे R आता है और 8 पे H आता है, तो KRH ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। जितनी ज्यादा हमें हमारी प्लेस वैल्यूज की जानकारी होगी उतनी ही जल्दी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि प्लेस वैल्यू को आप काफी अच्छे से याद कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट हर तरीके के रीजनिंग के प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा जहां पे अल्फाबेट्स दिए होते हैं। ओवरऑल आपके 20 से 30% प्रिपरेशन में प्लेस वैल्यू का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आने वाले वीडियोस में भी करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी हमें प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दिया हुआ है डी, एक समीकरण में कोड लैंग्वेज में डी को अगर 12 कहते हैं और एज को अगर 39 के रूप में कोडित किया गया है, तो z का मान हमको ज्ञात करना है। डी 12 है और एज 39 है। अब अगर हम डी की प्लेस वैल्यू देखें तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और 4 से हमको 12 लाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमको 12 मिलेगा। एज में भी यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्या देखते हैं, AGE। ए की प्लेस वैल्यू है 1, जी की प्लेस वैल्यू है 7 और ई की प्लेस वैल्यू है 5। इन तीनों को टोटल कर दें तो क्या मिलता है, 7 और 1 8 और 5 13, और 13 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 39। मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, जो भी लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू ली गई है और अगर वर्ड है तो उनकी प्लेस वैल्यूज का योग लिया गया है, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया है। तो अब ऐसे ही जेड देख लेते हैं। जेड में क्या होगा, जेड में जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। इन सभी को जोड़ें तो हमको क्या मिलता है, 10 और 1 11 और 4 15, 15 और 5 20। तो ये इन सब का योग होता है 20 और अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो हमको मिलता है 60। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में पेज को 161495 के रूप में कोडित किया गया है, उस भाषा में पार्ट को कैसे कोडित किया जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जब भी नंबर को लेटर को या फिर अल्फाबेट्स को नंबर के रूप में कोडित किया जाता है, अल्फाबेट्स टू नंबर है, तो हमें फिर से प्लेस वैल्यू को यूज करना चाहिए। प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा है।
यहाँ पे कहा गया है PAGE, इसको कोडित कैसे किया गया है 161495 के रूप में। अब माफ कीजिए, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। डायरेक्ट रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो 16 से 16 डायरेक्टली लिख दिया गया। यहाँ पे दिया हुआ है 1 तो 1 से 1 लिख दिया गया। यहाँ पे दिया हुआ है 7, 7 से आया 49, मतलब क्या किया गया, 7 का वर्ग किया गया। और आखिरी में दिया हुआ है 5 तो 5 का सीधे डायरेक्टली 5 लिख दिया गया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 का वर्ग भी अगर हम करें तो भी 1 ही आएगा। तो ऐसे हम समराइज कर सकते हैं कि शुरू के जो दो लेटर हैं, जैसे यहाँ पे P, उनकी प्लेस वैल्यू को सीधे लिख दिया गया है। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, उसको 16 डायरेक्टली लिख दिया गया है। अंत का जो लेटर है E, उसकी प्लेस वैल्यू होती है 5, तो आखिरी में भी 5 लिख दिया गया। शुरू और आखिरी के लेटर की प्लेस वैल्यू सीधे लिख दी गई है। बीच के जो दो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू का वर्ग किया गया है। A का वर्ग किया तो हमें ए मतलब एक का वर्ग किया तो एक ही मिला। जी का वर्ग मतलब जी होता है 7, 7 का वर्ग किया तो 49 मिला। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है PART को कैसे कोडित किया जाएगा। PART, तो P की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम, ये क्या होती है 16, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, R की होती है 18 और T की होती है 20। अब इनको हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, शुरू और आखिरी के नंबर को डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 16, 1 का वर्ग क्या, आखिरी के नंबर को पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 20। 1 का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 का वर्ग करने पे 1 ही मिलेगा और 18 का वर्ग करने पे मिलता है 324। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा 1613242 1613242। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है कि 6 मित्र ABCDE और F उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। B F और D के बीच में खड़ा है। E A और C के ठीक बीच में खड़ा है। A D और F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C किसके बीच में खड़ा है ये हमको ज्ञात करना है। 6 मित्र हैं, उत्तर की ओर खड़े हैं। डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्थ किस दिशा में होता है, नॉर्थ इस दिशा में होता है। उसके विपरीत साउथ होता है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है। अब हमसे कहा गया है 6 मित्र हैं जो उत्तर की ओर मतलब इस दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। तो कैसी पंक्ति होगी, वो एक पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर की तरफ, सभी का मुख उत्तर की तरफ है, तो वो ऐसी एक पंक्ति है जिसमें 6 मित्र खड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 लोग इस दिशा में मुख करके खड़े हुए हैं, इस दिशा में मुख करके खड़े हुए हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि बी एफ और डी के ठीक बीच में खड़ा हुआ है। ठीक बीच मतलब इमीडिएट सेंटर। अब कैसे होगा, जैसे अगर मान लीजिए बी ये है तो वो एफ और डी के बीच में खड़ा, मतलब एक तरफ उसके एफ है और एक तरफ डी है। एक संभावना तो ये होती है और दूसरी संभावना क्या होती है कि बी बीच में है तो एफ अगर इस साइड है तो डी दूसरी साइड होगा। ये दो संभावना इस सेंटेंस है, इस इंफॉर्मेशन से हमको मिलती है। तो पहला जो सेंटेंस दिया था उससे हमको ये दो प्रोबेबिलिटी मिली है, इसमें से दोनों में से एक ही सही होगा। अब क्या दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है हमें, दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है ई ए और सी के बीच में खड़ा है। ई अगर ये है तो ए और सी के बीच में खड़ा है, एक तरफ ए है और एक तरफ सी है, और इससे दूसरी संभावना क्या बनती है सी ई ए। इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है। अब क्या कहा गया है हमें, ए डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है वो डी और एफ के पास में नहीं है। तो अगर यहां पे इस तरीके से बना हुआ है ये, अगर ए, हमारे पास चार संभावना कौन सी है, अगर मान लेते हैं
ये यहाँ पे दिया हुआ है डी और एफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसके हिसाब से ये एफ आता है और इसके हिसाब से ये डी आता है, लेकिन ए इनका पड़ोसी नहीं है। तो अगर मान लेते हैं ये तीनों एक साथ ऐसे बैठे हुए हैं, दूसरे वाले क्रम में बैठे हुए हैं, लेकिन ए इनका पड़ोसी नहीं हो सकता, डी के पड़ोस में ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक सही है। तो ऑप्शन दूसरे वाले सेंटेंस में से ये वाली संभावना, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास से खत्म हो जाती है। तो बी और डी कैसे बैठे होंगे, बी और डी बैठे होंगे, बी और डी कैसे बैठे होंगे, वो इस तरीके से बैठे होंगे, या तो बी डी बी एफ के रूप में बैठे होंगे, एफ बी डी के रूप में बैठे होंगे, लेकिन ए इनका पड़ोसी नहीं, सी ई ए के रूप में ये बैठे हुए हैं। तो अब हमको ये देखना है कि सी ये इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन सकती है। तो अगर ये डी बी एफ है, एफ बी एफ और डी के बीच में खड़ा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये पहले वाला सही है, डी बी एफ और फिर दिया हुआ है सी ई ए, तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सा वाला सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। हमारे पास जो कंडीशंस थी वो है बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है, ए डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो ए एक कॉर्नर पे है जिसके नजदीक में डी और एफ दोनों नहीं है, तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये तो पहली संभावना होती है। दूसरी संभावना क्या है, इस प्रकार से बन जाएंगी, एफ बी डी सी ई ए, इसमें भी सभी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है। एफ बी डी डी, देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, बी एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में है, ये दिया हुआ है हमें, ई ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में दिया हुआ है, ए डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमसे क्या पूछा है, सी किसके बीच में खड़ा हुआ है, तो सी के लिए हमारे पास ये दो कंडीशंस बन रही है, सी या तो एफ और ई के बीच में खड़ा हुआ है या डी और ई के बीच में खड़ा हुआ है। अब ऑप्शंस में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, डी और एफ दिया हुआ है, ई और एफ दिया हुआ है और ई और बी दिया हुआ है। ऑप्शंस में ये वाला नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है या इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ई और एफ के बीच में खड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, ये त्रिभुज के 3 जो कॉर्नर है उन पे 3 संख्याएं लिखी हुई है और बीच वाली संख्या उनसे तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा बड़ी है। जैसे यहाँ दिया 3 7 4, बीच में दिया हुआ 84, इसी प्रकार दिया हुआ 5 2 3, और ये जो संख्या है इनकी तुलना में काफी बड़ी है। तो जब भी ऐसा हो, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आए और संख्या एक दूसरे से की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी हो, तो हमें मल्टीप्लिकेशन से या फिर स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो अब हमको ये देखना है कि 3 7 और 4 में हम ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें कि हमें 84 मिल जाए। तो अगर हम तीनों का गुणा कर दें तो देखते हैं हमको क्या मिलता है, 3 और 7 का गुणा करने पे हमको मिलता है 21, और 21 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 84। मतलब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पे हमें बीच वाली संख्या मिली है। दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 और 2, अगर इन दोनों का आपस में गुणा किया तो मिला 10, और 10 में अगर 3 का गुणा कर दिया तो मिला 30। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ क्या है, 7 और 5 का गुणा किया तो मिला 35, और 35 में अगर हमने 2 का गुणा कर दिया तो हमको मिलता है 70। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक इक्वेशन दी हुई है हमें जिसमें कहा गया है 4 गुणित 2 गुणित 6 बराबर 1626 है, 3 गुणित 7 गुणित 4 बराबर 974 है, तो 5 गुणित 6 गुणित 8 का मान हमको ज्ञात करना है। क्या कहा गया है हमसे, 4 गुणित 2 गुणित 6, इसको कैसे लिखा गया है, 1626,
तो ये दो, अगर हम इस 4 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 16। इस 2 को अगर हम डायरेक्टली लिख दें तो मिलता है 2, और 6 को अगर हम डायरेक्टली लिख दें तो मिलता है 6। देखते हैं दूसरे वाले में भी यही लॉजिक लगाया गया। 3 गुणित 7 गुणित 4, 3 का वर्ग करने पे मिलता है 9, फिर इसको डायरेक्टली लिखने पे मिलता है 7, और इस संख्या को डायरेक्टली लिखने पे मिलता है 4, 9 7 4। तो यही लॉजिक लगा है, जो पहली संख्या है उसका वर्ग लिखा गया है, बाकी की दो संख्याओं को एज इट इज लिखा गया है। तो अब क्या दिया गया है, 5 गुणित 6 गुणित 8, तो 5 का वर्ग करने पे हमको मिलेगा 25। 6 को सीधे लिख देंगे हम और 8 को सीधे लिख देंगे, तो 25 6 8, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है प्रश्न में, एक माँ और उसके बेटे की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी उम्र के बीच 30 साल का अंतर है, तो माँ की आयु हमको ज्ञात करनी है। तो माँ और बेटे की उम्र, तो मान लेते हैं माँ की आयु m वर्ष है, माँ को m बोल देते हैं और बेटे को s बोल देते हैं, सन। अब हमसे क्या कहा गया है, इन दोनों की आयु का योग, मतलब m और s की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, और इनकी आयु के बीच का अंतर मतलब m माइनस s, इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। अब हमें बस ये दो समीकरण, ये दो लीनियर इक्वेशन हमको हल करनी है, और हमें माँ की आयु ज्ञात करनी है। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m और m जुड़ के 2m प्लस s माइनस s एक दूसरे से कट जाएंगे, बराबर 60 और 30 जोड़ने पे हमें मिलेगा 90। तो m का मान हो जाएगा 90/2, मतलब 45 वर्ष। काफी ज्यादा सरल सवाल था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें 5 शब्द दिए हुए हैं, हमें एक तार्किक क्रम में, एक लॉजिक देखने को मिले, हमें इस तरीके से उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, प्रोबेशन, प्रमोशन, जॉब, इंटरव्यू और कंफर्मेशन। तो ये जॉब से संबंधित प्रश्न है। प्रोबेशन का, प्रमोशन, इंटरव्यू वगैरह सब एक जॉब के लिए होते हैं। तो हम सबसे पहले, जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले इंटरव्यू देता है। तो सबसे पहले ये वाला शब्द आएगा ऑप्शन नंबर 1 पे, इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद उसको क्या होता है, उसको जॉब मिलती है। तो फिर ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये जॉब मिल गई उसको। उसके बाद क्या होता है, जॉब मिलने के बाद वो प्रोबेशन पे चलता है, प्रोबेशन रहता है उस व्यक्ति का, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर प्रोबेशन के बाद उसका कंफर्मेशन होता है, ये चौथे नंबर पे आएगा। और अंत में कंफर्मेशन के बाद अगर वो ठीक से काम करता है तो प्रमोशन मिलता है, ये 5वें नंबर पे आएगा। तो किस तरीके से बनेगा ये बनेगा, पहले नंबर मतलब 4, दूसरा नंबर मतलब 3, तीसरा नंबर मतलब 1, चौथा नंबर मतलब 5 और 5वां नंबर मतलब 2। तो ये कैसा हुआ, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें कहा गया है उस वेन डायग्राम को हमको ढूंढना है जो निम्नलिखित शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाता हो, प्रोफेसर्स, वुमन, क्लर्क। अब एक कॉमन सेंस हम लगाते हैं कि प्रोफेसर्स वुमन भी होते हैं, मेल भी होती है, फीमेल भी होते हैं। वुमन एक क्लास है, और क्लर्क्स जो होते हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में, वो भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम एक सर्कल ऐसा बनाएं जिससे हम वुमेन्स को दर्शाएं, ये वुमेन को दर्शाता है। सभी वुमेन प्रोफेसर्स नहीं हो सकती, सभी वुमेन्स क्लर्क नहीं हो सकती, क्योंकि वो दूसरे पेशे में भी हो सकती हैं, या हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, या किसी दूसरे जॉब में, किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में भी हो सकती है। लेकिन प्रोफेसर्स कुछ वुमेन तो हो सकती हैं, तो इस वुमेन का कुछ हिस्सा प्रोफेसर्स के रूप में हम बोल सकते हैं। अगर जितने भी प्रोफेसर्स हैं उसमें से कुछ प्रोफेसर्स तो वुमेन होंगे,
अच्छा, अब आखिरी में जो हमको दिया गया है क्लर्क, जो क्लर्क है और प्रोफेसर है, ये नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति या कोई भी महिला क्लर्क और प्रोफेसर साथ में नहीं हो सकती हैं। तो लेकिन कुछ क्लर्क महिला जरूर हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक सर्कल क्लर्क का बनाए तो उसमें कुछ वुमेन हो सकती हैं। ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, जिसमें से बीच वाला जो सर्कल है वो वुमेन का है, एक सर्कल प्रोफेसर्स का है और एक सर्कल क्लर्क का है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।